आप सभी कैसे हैं? आप सभी का अपने चैनल टोटल लर्निंग में स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने क्लास 9th एसएससी बोर्ड के लेसन नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन के सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ये लेसन हमने कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। मैंने इसको 3 to 4 वीडियोज़ में इस पूरे लेसन को सम अप किया है। अगर आपने नहीं देखा, आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ जाके पीछे की वीडियोज़ को देख लीजिए। चलिए हम अब फटाफट से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इस पूरे लेसन को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई भी पॉइंट पे किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ राइट एंड कमेंट, जिससे मैं आपको सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, मैच द फर्स्ट कॉलम विथ द एप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम। मतलब क्या करना है अपने को, ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम दिया है, सेकंड कॉलम दिया है, थर्ड कॉलम दिया है, इन तीनों को आपस में मैच करना है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको दिया हुआ है निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहले हमको है निगेटिव एक्सेलरेशन। अब निगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है? निगेटिव एक्सेलरेशन नॉर्मली तब होता है जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, कम हो रही होती है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन कम होगा जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी। वहीं क्या बता रहा है, अ व्हीकल मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड। व्हीकल कैसे मूव किया, 10 मीटर के पर सेकेंड स्पीड से मूव किया वेलोसिटी से, और 5 सेकेंड में वो स्टॉप हो गया। तो इसको हम इन तीनों को आपस में मैच कर सकते हैं। मतलब ये इस तरीके से डायगनली मैच होगा। देन सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड देखिए हमको क्या बता रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जब हमारी क्या होगी, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉलम 2 में हमारा आएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, और वहीं कॉलम 3 में क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन हमको ये बताएगी, अ कार इनिशियली एट रेस्ट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी कार की जो इनिशियल और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे ये इसको इससे हम मैच कर देंगे। फिर फाइनली हमारा जो थर्ड बचता है, थर्ड हमको क्या बोल रहा है, जीरो एक्सेलरेशन। देखिए जीरो एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए ये हमको क्या बता रहा है, अ व्हीकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक व्हीकल है जो क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब बढ़ी हुई स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं जब कम होती स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बट इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको कैसे और क्या लिखना है, चलिए आइए मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। इसको इस तरीके से अपने को करना है। मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका है क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमको इस तरीके से प्रॉपरली एक सेम टाइप की टेबल बना देनी है, और टेबल में जो जिसका राइट आंसर है उसको उसके पास लिखना है। मतलब ये जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन था उसका क्या रीजन था, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद जो उसका परफेक्ट मैच था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही हमको पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिखना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस तरीके से या किस रीजन से होता है या कब होता है, तो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। और कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। वहीं पे बात करें अगर जीरो एक्सेलरेशन की, तो जब क्या होता है कि या तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होती है वो कांस्टेंट होती है या डिक्रीज हो रही होती है, उस समय हमारा जीरो एक्सेलरेशन होता है, और इस केस में हमारा जीरो एक्सेलरेशन है। तो इसको प्रॉपरली इस तरीके से अगर आप चार्ट बना के करेंगे तो आपका ये ऑप्शन कह सकते हैं, आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब फटाफट से हम सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। बेटा देखिए अब बेसिकली हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, दोनों के डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है। हमारा फर्स्ट जो डिफरेंस था वो था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। हमने जो सबसे फर्स्ट अपना एग्जांपल डिस्कस किया था शीतल और प्रशांत का, उसी में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और जो शीतल ने ऑप्ट किया था ये लॉन्गेस्ट पाथ, पहले अपने फ्रेंड के घर गई थी फिर उसके बाद स्कूल गई थी, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हमने जो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखा था उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। क्यों? क्योंकि एथलीट यहाँ से स्टार्ट कर रहा था और इसी पॉइंट पे आकर के खत्म कर रहा था। डिस्टेंस इज
स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की ओर मूव करते हैं, और हमारा जो सेकंड डिफरेंस है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए हमने डिस्कस कर लिया है इसको, इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे स्कूल में सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब सब एक जैसा दिखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब अलग अलग दिखते हैं, सब अलग तरीके के, अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के आउटफिट में आते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब इक्वल डिस्टेंस चला इक्वल टाइम इंटरवल में। हमने इसको अपने एग्जाम्पल में देखा था, अमर अकबर एंथनी का जो हमारा एग्जाम्पल था, उसमें इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल में जो चल रहा था वो यूनिफॉर्म मोशन था। वही अनइक्वल डिस्टेंस जो भी ट्रेवल कर रहा था इक्वल टाइम इंटरवल में, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल था। हमने दोनों एग्जाम्पल के थ्रू इसको इजिली क्लियर किया था। तो मतलब हमारा अगर डिस्टेंस इक्वल होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। वहीं अगर हमारा डिस्टेंस भी अनइक्वल होगा, साथ ही साथ टाइम भी अनइक्वल होगा, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। सेकंड हमारा इसमें डिफरेंस होगा, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है। अगर स्पीड बढ़ती घटती रहेगी तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ हमारे डिस्टेंस और टाइम में चेंजेस आएंगे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड जो होती है बॉडी की वो हमेशा चेंज होती रहती है। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल की हम बात करें तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ फैन ब्लेड्स, ये सब क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हैं। हम जितने स्पीड पे फैन को चलाते हैं वो उतने ही स्पीड पे चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से वो अपना स्पीड भी चेंज करता रहता है। लेकिन वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल की हम बात करते हैं तो बाउंसिंग बॉल, मोशन ऑफ कार इन अ ट्रैफिक एरिया, ये सब हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर होंगे, दोनों के डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिले हैं। जो तीन हमारे फॉर्मूले थे, जो तीन हमने स्टार्टिंग से यूज़ किया था, इस फॉर्मूले को मैंने आपको बार बार बोला है कई बार, इन तीनों फॉर्मूले को लर्न करिए। एक फॉर्मूला ये हमारा, दूसरा ये और तीसरा ये। इन तीनों फॉर्मूले को यूज़ करके सिंपली आपको पूरा वैल्यूज़ दिया हुआ है, जस्ट आपको वैल्यू को पुट करना है और पुट करके इसको इवेल्युएट करना है। चलिए इसको भी हम स्क्रीन पे आ जाते हैं और फटाफट से इवेल्युएट करके देखते हैं। देखिए बेटा, ये जो हमारे फॉर्मूले थे जिनको हमको कैलकुलेट करना था, उसके बेसिस पे हमको ये वैल्यूज निकालनी थी। जो हमारा ये फर्स्ट फॉर्मूला था, u इज इक्वल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए बेसिकली इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे v लिखना है और उसके बाद हमारे पास सबकी वैल्यू दी हुई है। u हमारा t 2 है, प्लस a हमारा दिया हुआ है 4 और t हमारा दिया हुआ है 3। तो 4 3 जा 12 प्लस 2, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा v इक्वल टू 14 आ जाएगा। ये है आपका आंसर। वैसे ही देखिए सेकंड में भी सेम चीजें आपको दी हुई हैं, जस्ट आपको वैल्यू पुट करते जाना है। क्या दिया हुआ है आपको, b के लिए दिया हुआ है u की जगह पे है आपका 10, प्लस a is 5 एंड t is 2, तो 5 2 जा 10 प्लस 10, तो ये हमारा v आ गया 20। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में भी आपको सेम ये फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट करना है। देखिए फर्स्ट में आपका u कितना दिया हुआ है 5, टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास 3, प्लस 1/2, a is 12 एंड t is 3 स्क्वायर। तो अभी इसको हम कट कर लेंगे, 4 इधर आ जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा कितना आ जाएगा 69। सेम आपको इसमें भी करना है। मैंने सबकी वैल्यूज को पुट कर दी है। अगर किसी के कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन आता है, किसी के कैलकुलेशन में आपको डाउट आता है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसकी कैलकुलेशन को अलग से करके भी आपको दिखा दूंगी। आप इसको ट्राई करिए, देयर इज नथिंग हार्ड नथिंग डिफिकल्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की सिचुएशन दी हुई है। उसमें आपको चीजें फिल करके और उसका रीजन भी आपको एक्सप्लेन करना है। पहले मैं यहाँ फिल करके दिखा देती हूँ आपको क्या क्या आपको सब जगह फिल करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट रीजन भी डिस्कस करते जाएंगे। देखिए फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड द फिनिश पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। हमने अपने फर्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल इस तरीके का था, शीतल ने ये वाला रूट ऑप्ट किया था और प्रशांत ने ये रूट ऑप्ट किया था। तो हमारा मिनिमम जो डिस्टेंस था वही हमारा क्या कहलाया था, वही हमारा कहलाया था डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो देखिए इसमें द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड द फिनिश पॉइंट ऑफ द मोशन इज डिस्प्लेसमेंट। आपको क्लियर है क्यों, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओनली कॉल्ड एट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिख करके दे दिया है। आते हैं अब
सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स पे देखिए, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स हमारा क्या है, सेकंड जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या बताया है, डिसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। डिसेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए नेगेटिव एक्सीलरेशन कैसे है, क्योंकि व्हेन अ बॉडी इज डिसेलरेटिंग इट मींस इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो अगर स्पीड कम हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, सो दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। क्लियर है, आई होप आपको सेकंड भी क्लियर होगा। चलिए अब हम थर्ड पे डिस्कस करते हैं। थर्ड आपका फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्या बोलता है। थर्ड आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें बेसिकली हमको व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब एक जैसे स्पीड में सर्कुलरली मूव कर रहा है। इट्स डैश चेंजेस एट एवरी पॉइंट, तो क्या चेंज होगा, उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगा। आपको मैंने दिवाली में जलाने वाली ऐसा ऐसा करके जो चरखी आती है उसका भी एग्जाम्पल दिया था, साथ में लट्टू वगैरह जो है उसका भी एग्जाम्पल से इसको हम लोगों ने समझा था। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the direction of motion of a body changes at every point of time, hence the velocity at every point is different। हमने इसमें क्लॉक का भी एग्जाम्पल लिया था और सेकंड हैंड का एग्जाम्पल लिया था। आई होप आपको याद हो, तो चीजों को कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करिए तो चीजें समझ में भी आएंगी, याद भी रहेंगी लंबे समय तक, और चीजें इजी भी होंगी आपको समझने में। तो इस तरीके से हमने अपने सारे डिफरेंस को डिस्कस कर लिया। एक हमारा फोर्थ वन बचा है, ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। कोलिजन के टाइम में मतलब जब दो चीजें आपस में टकराती हैं उस समय में मोमेंटम कैसा रहता है, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या ये बात सही है या गलत, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल फ्री ऑन द ग्राउंड, नहीं ये वाला नहीं है, कोलिजन के समय में क्या होता है कि कोई भी चीज आपस में जब टकराती है तो ऑब्वियसली उस समय क्या होता है, उस समय उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि चीजें जो है उनका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। हमने याद होगा आपको डिस्कस किया था कि अगर दो चीजें आपस में टकराती है तो हमारा M2 M1 की तरह करके हमने क्लियर किया था, तो जो हमारा इनिशियल होता है वही हमारा फाइनल भी होता है। तो इसका आंसर होगा आपका मोमेंटम। अब नेक्स्ट आपका है द वर्किंग ऑफ रॉकेट डिपेंड्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। देखिए जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था वो क्या कहता था, एवरी एक्शन इज हैविंग अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितने भी एक्शन होते हैं सबके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होते हैं। तो अभी रॉकेट में क्या इक्वल अपोजिट रिएक्शन होगा, चलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो रॉकेट होता है, रॉकेट में हम क्या करते हैं, द इंजन प्रोड्यूसेस हॉट गैस। इंजन क्या कर रहा है, हॉट गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए इस तरीके का हमारा रॉकेट है, यहाँ पे जो इंजन है वो क्या कर रही है, हॉट गैस प्रोड्यूस कर रही है जो हमारे रॉकेट को अपवर्ड की तरफ पुश कर रही है, इस साइड से इस साइड को पुश कर रही है। द रॉकेट पुशेस द गैस बैकवर्ड, और रॉकेट क्या कर रहा है, जो रॉकेट का अपना वेट है वो क्या कर रहा है, गैस को जो है वो बैकवर्ड पुश कर रहा है। द गैस pushes the rocket forward, thus the working of rocket depends on Newton's third law of motion। क्यों, क्योंकि दो एक्शन हो रहे हैं, रॉकेट इस साइड से पुश कर रहा है और गैस जो है वो अपोजिट साइड को पुश कर रही है। तो इसमें दोनों साइड से बराबर से फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। When an object falls freely on the ground, it is acceleration is uniform. क्यों? When an object falls freely, the object accelerate towards the ground because the force due to ग्रेविटी, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण वो ग्राउंड की ओर खींचा जाएगा। नो अदर फोर्स एक्ट ऑन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट होता है उस पर कोई अदर फोर्स अप्लाई नहीं होता। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली है। दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और ये कैसा है, क्यों हो रहा है ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है। चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी का देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमको साइंटिफिक रीजन देना है वो क्या बताता है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल and their direction are opposite, their effect do not get cancelled।
देखिए कई बार ऐसा होता है ना, हमने लास्ट एग्जांपल में भी डिस्कस किया था कि एक गर्ल थी, गर्ल ने क्या किया, यहाँ से शूट किया, शूट करने के बाद गर्ल जो है वो वापस से नीचे गिर गई। तो गर्ल वापस से नीचे गिरी क्योंकि उसने शूट किया, तो जो उसने गन लेके रखा था, उस गन से जो उसको झटका लगा उससे वो गिर गई। लेकिन इतना तेज झटका नहीं लगा कि जितनी दूर तक उसकी बुलेट गई उतनी दूर तक वो खुद भी चली जाए, उसको धीरे से झटका लगा, इसलिए वो यहीं पे गिर गई। अब धीरे से झटका क्यों लगा? क्योंकि एक्चुअली गन थोड़ी बड़ी थी और बुलेट छोटी थी। जो जितना छोटा चीज होगा उसमें ज्यादा तेजी से फोर्स लगेगा, जो जितना बड़ा चीज होगा उसमें कम। तो ये जो गन थी हमारी बड़ी थी, इसके लिए इसके कारण इस पे कम फोर्स लगा। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। दोनों चीजें सेम बॉडी पे नहीं थी, इसलिए दोनों का जो इफेक्ट आया वो डिफरेंट आया। ये इसका साइंटिफिक रीजन होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि इट इज ईजियर टू स्टॉप टेनिस बॉल एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल। टेनिस का बॉल और क्रिकेट का बॉल में आपको, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जो टेनिस की बॉल होती है थोड़ी हल्की होती है, क्रिकेट की बॉल थोड़ी भारी होती है। when both are traveling with the same velocity, सेम वेलोसिटी से अगर दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, एक हमारी क्रिकेट बॉल है और एक हमारी टेनिस बॉल है, तो क्या होगा? मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम हमने पढ़ा था ना हमेशा, P इज इक्वल टू एम वी। तो हमारा मोमेंटम क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि हमारा मास और वेलोसिटी का ही प्रोडक्ट होता है। हेंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ द बोथ बॉल इज सेम। क्यों? क्योंकि बोथ बॉल की वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी सेम थी। एज द मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन द टेनिस बॉल, टेनिस बॉल से ज्यादा भारी है, ज्यादा हैवी है हमारी क्रिकेट बॉल। तो क्या होगा? इट्स मोमेंटम विल बी मोर देन द टेनिस बॉल। मोमेंटम कैसा होगा? ज्यादा होगा। दस ग्रेटर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल। तो जब मोमेंटम ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा, मोमेंटम मतलब क्या होता है? सिंपली आपको याद होगा, मैंने बताया था, जर्क, झटका। तो जिसको, जिसमें ज्यादा जर्क, ज्यादा झटका लगेगा, उस जिस चीज को स्टॉप करने में, उसमें हमको ज्यादा ताकत, ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट हमारा डी क्वेश्चन जो है वो ये बताता है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। क्यों? द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म क्यों बोलेंगे? द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन डजंट चेंज। हमेशा वेलोसिटी वेक्टर है तो मतलब उसका क्या होगा? स्पीड और डायरेक्शन दोनों का उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ जीरो, स्पीड कितनी है? जीरो ऑल द टाइम, एंड डज नॉट चेंजेस डायरेक्शन। क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो ना तो डायरेक्शन चेंज करिए ना उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है। हेंस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट में किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि हम लोग चीजों को डिटेल में फिर से डिस्कस कर लें। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। टेक 5 एग्जाम्पल फॉर योर फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड गिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच एग्जाम्पल लिख लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है? व्हेन द बस ब्रेक सडनली पीपल फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि हर एक बॉडी हर समय किस में रहती है? हर समय वो रेस्ट में रहती है, इनर्शिया में रहती है, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। अब बॉडी जब बस में मूव करी थी तो बस चल रही थी, हम क्या थे? हम बस में बैठे हुए थे, तो हमारी बॉडी किस पोजीशन में थी? हमारी बॉडी इनर्शिया में थी। तो बस ने जब ब्रेक लगाया तो हम चूंकि उसी स्पीड से नहीं थे, इसलिए हमको क्या लगेगा? हमको लगेगा थोड़ा सा झटका। तो ये हमारा कौन सा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। व्हेन अ फैन कीप मूविंग फॉर द सम टाइम एंड इवन आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ, फैन हमेशा चलता है, हमारा थोड़ा सा चलता है उसके बाद ही रुकता है। क्यों चलने के बाद रुकता है? क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि हम एकदम से सडनली किसी भी चीज को रोक नहीं सकते, धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होती है, उसके बाद स्टॉप होती है। जैसे हम गाड़ी भी चलाते हैं तो हम एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती है और फिर हम रुकते हैं। अचानक से एकदम से हम वहीं पे खड़े नहीं हो जाते हैं। व्हेन When we place a book on a table, the book does not fall. This is because the same amount of force is applied by the, जैसे हमने एक और भी एग्जांपल किया था कि जैसे मान लीजिए ये रोड है, रोड पे कुछ एक कोई एक गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी गिर क्यों नहीं रही है? गिर इसलिए नहीं रही क्योंकि एक गाड़ी इधर से फोर्स अप्लाई कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर से, तो दोनों का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके कारण नहीं गिर रही है। हम बुक को, कॉपी को टेबल पे रखते हैं तो वो नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि इक्वल फोर्स दोनों साइड से अप्लाई होते हैं। तो यहाँ भी हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। व्हेन वी वॉक, जब हम वॉक करते हैं किसी भी डायरेक्शन में ग्राउंड पे, तो क्या होता है? हम गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि हम ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ग्राउंड हम पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसके कारण देयर इज अ बैलेंस एंड द ग्राउंड इज
इन रिएक्शन पुश अस फॉरवर्ड विद द सेम फोर्स। और ग्राउंड हमको क्या करता है, फॉरवर्ड में पुश करता है सेम फोर्स के साथ। द साइकिल कीप्स मूविंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर वी स्टॉप पेडलिंग। साइकिल में भी सेम होता है कि हम पैडल नहीं करते हैं फिर भी साइकिल थोड़ा सा मूव कर जाती है। तो इसलिए इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सब हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं सब हमारे लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अलावा भी आप चाहें तो कोई दूसरा एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। आपको इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखा है कि बुक का एग्जाम्पल लिखना है। अभी तक के लिए ये वीडियो को इधर ही पॉज करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके जो 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं वो। आई होप यहाँ तक के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। किसी सॉल्यूशन को करने में समझने में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको डिटेल में समझाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।